नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो। सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके लिए मुझे बहुत सारे मेल्स आए कि सर CBT 2 की अपन प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ हमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे दें तो बहुत अच्छा होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है और किस लेवल की तैयारी हम कर चुके हैं। तो दोस्तों लीजिए, मैं शिवंग गुप्ता आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारे SSC रेलवेज में, RRB में, JEE में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे पूछे गए हैं। ऑल्दो मैंने इस समय थर्मोडायनेमिक्स और सोम जो हमारे खत्म हो चुके हैं सब्जेक्ट्स, उनके ही क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जिससे आपका थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, जिससे आपको थोड़ा नई चीजें भी सीखने मिलेंगी और आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से हम सिलेक्शन लेंगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर के आते हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन की सीरीज। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, जब सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा, मेरा दिमाग क्वेश्चन में ना जाकर के पहले ऑप्शंस में जाएगा। मैंने ऑप्शंस में 4 लॉ देखे, जूल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे लुकाक्स लॉ और चार्ल्स लॉ। अब इनमें से मुझे देखना है कि मुझे कौन से लॉ बनते हैं और वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर आपको लॉज नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को देखना और आगे बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद भी आप सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी पता है तो एक बार क्वेश्चन को देखो। जब आपने क्वेश्चन को देखो तो लॉ के बाद, मतलब ऑप्शन के बाद, आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब भी मुझे प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट दिखाई दिया तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही चीजें आएंगी कि ये लॉ की बात कर रहा है और ये या तो बॉयल्स लॉ की बात करेगा या चार्ल्स लॉ की बात करेगा। क्यों? आपको बताता हूं। आपको ये दोनों लॉ नहीं पता होंगे, वो बता देता हूं मैं। देखो, जूल्स लॉ के बारे में तो आपको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, जूल साहब ने, ठीक है। तो जूल्स लॉ की बात नहीं करेंगे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, PV = nRT होता है, ठीक है, nRT। अब ये जो nR है ये है कांस्टेंट टर्म, इसको हटा दो, आपके पास क्या बचा? PV = T। अब देखो, ये 2 दोस्त थे, एक का नाम था बॉयल, एक का नाम था चार्ल्स। इन्होंने बोला कि सर जी, अपन को क्या करना है? अपन को एक लॉ बनाना है, और लॉ बनाते हैं तो हम क्या करें? तो उन्होंने बोला कि वॉल्यूम को किनारे रखो, बचा क्या? एक प्रेशर, एक टेम्परेचर। अब आप ऐसा करो, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करके देख लो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, और एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट करके देख लो और बताओ कि वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम को इन्होंने किनारे रख के बात की। तो चार्ल्स साहब थे, चार्ल्स साहब ने कहा कि मैं लूंगा प्रेशर = कांस्टेंट वाला जो लॉ है ये मेरे पास आएगा। और जो बॉयल साहब ने, इन्होंने कहा कि मैं लूंगा टेम्परेचर = कांस्टेंट, और इन्होंने लॉ बना दिया। ठीक है, तो अब देखो, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट की बात कर रहा है और उसने जो है चेंज इन टेम्परेचर की बात की है। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम के साथ कितना आएगा? टेम्परेचर का। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है चार्ल्स लॉ की। ठीक है, अगर चार्ल्स लॉ की बात कर रहा है तो हमारा आंसर होना चाहिए D। तो कंप्यूटर जी, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा D। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन कहता है द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। अब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किस में चलती है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि 1 - T 1/T2 होता है या फिर 1 - T2/T1 होता है। मैं ये भूल गया हूँ कि T1/T2 था या T2/T1 था। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप ये देखो, टेम्परेचर के बारे में बात करना, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। तो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी वो किस में डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। समझ रहे हो? देख लो, T1/T2 हो या T2/T1 हो, बात तो वही। वैसे आप जो ले रहे हो उसमें आप क्या लेते हो? T1/T2 या T2/T1, इनमें से आपको क्या लेना है? तो आप समझ लेते हो कि अगर ये T1 है और ये T2 है तो हायर से लोअर लेते हो तो क्या हो जाता है? T1 - T2/T1। समझ रहे हो? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 - T2/T1। लेकिन आपका एक्चुअल में जो ऑप्शन है वो क्या कहना चाह रहा है? आपका एक्चुअल में ऑप्शन कहना चाह रहा है कि किस पे डिपेंड करता है एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? D। तो कंप्यूटर जी, इसका आंसर क्या होगा? D। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहला है स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल्स आर। देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो,
ये जितनी भी साइकिल्स हैं ये सारी की सारी थ्योरेटिकल साइकिल्स होती हैं। और जब भी हम थ्योरी में बातें करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो सारी बातें क्या होती है, पॉजिटिवली लेते हैं कि ये भी कांस्टेंट रख लो, ये भी कर लो, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी। सारी की सारी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं तो जितनी भी साइकिल्स होंगी वो सारी क्या होंगी, रिवर्सिबल होंगी। ना तो इरिवर्सिबल, ना ही क्वाजी स्टैटिक, ना ही सेमी रिवर्सिबल, सारी की सारी रिवर्सिबल होंगी। तो हो सकता है स्टर्लिंग की जगह आपसे ऑटो डीजल पूछ ले, हो सकता है आपसे ब्रेटन साइकिल पूछ ले, हो सकता है आपसे जूल साइकिल पूछ ले। क्या करोगे, रिवर्सिबल लगाना, आगे बढ़ जाना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल साइकिल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आंसर जी कंप्यूटर जी आंसर दिखाया जाए। वेरी गुड। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइंस। अब देखो ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा है। मैंने आप लोगों को ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। टेक 10 शो में भी ज़ेरोथ लॉ बताया है। इवन जो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सेशन था उसमें भी ज़ेरोथ लॉ के ऊपर काफ़ी वो लिया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको घबराने की ज़रूरत है। आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, और इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर। एक बात बताओ, जब अपन ने एफिशिएंसी लिखी थी T2/T1, ये किसकी एफिशिएंसी थी, कार्नोट की। इसमें हमने टेम्परेचर के बारे में बात की थी, बिल्कुल बात की थी। क्या इसमें हमने किसी भी सब्सटेंस की बात की, सब्सटेंस कहने का मतलब है किसी भी फ्यूल की बात की। कौन सा फ्यूल है, नहीं बात की, हमने सिर्फ टेम्परेचर की बात की है। तो यहाँ पर गैस इंजन लिखा हुआ, रिवर्सिबल इंजन लिखा है, पेट्रोल इंजन लिखा और स्टीम इंजन लिखा है। देखो गैस, पेट्रोल और स्टीम ये कहीं ना कहीं फ्यूल हो रहा है। तो अगर हमने फ्यूल की बात नहीं की तो फिर ये तीन ऑप्शन तो चले गए, बचा क्या, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, रिवर्सिबल इंजन। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर रिवर्सिबल इंजन। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कंप्यूटर जी आंसर साथ साथ दिखाते जाया करें, जैसे ही हमारा एक्सप्लेनेशन हो वैसे ही आंसर दिखाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल। अब देखो साइकिल की बात की और साइकिल में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सारी चीजें थ्योरेटिकल लेते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लेते हैं, और अच्छा अच्छा लेने की वजह से वो साइकिल रिवर्सिबल होती है। और इसने पूछ लिया इरिवर्सिबल साइकिल कौन सी होगी, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में रखना है कि कार्नोट, स्टर्लिंग और इरेक्सन तो इरिवर्सिबल नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और वो कह रहा है द टर्म NTP स्टैंड्स फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका गेट में भी पूछा गया है, एक बार शायद गेट में आया है और RRB का फेवरेट है। NTP, आप लोग क्वेश्चन देखना, इसका आंसर खुद से देखना, खुद से बताने की कोशिश करना, और एक काम और करना, इस सेशन के बाद आप अपना रिजल्ट जरूर लिखना कि सर मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। हम इसको बताते हैं NTP क्या है। देखो क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ में काम करते हो, किसी भी टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, किसी भी वैल्यू पे काम कर रहे हो, किसी प्रेशर पे काम कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ बताना होता है ना कि सर मेरा एक कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से मेरा एक टेम्परेचर क्या होगा, मेरा एक प्रेशर क्या होगा। आप कंफर्टेबल कब रहते हो, ज़मीन में रहते हो, पानी के नीचे होते हो, या फिर पहाड़ों में होते हो। आप ज़मीन में होते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 1 बार प्रेशर होता है। आप पहाड़ में आते हो, प्रेशर कम हो जाता है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, पानी के अंदर प्रेशर और ज़्यादा होता है, अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो आपको कंफर्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, अगर मैं कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो नेचुरल, नॉमिनल या नॉर्मल, इनमें से क्या लूँगा, सबसे पहली चीज़ है मैं नॉर्मल लूँगा, याद रखना नॉर्मल। टी से आपको पता है क्या होता है, टेम्परेचर, और पी से होता है प्रेशर। प्रेशर, तो आपका जो NTP है वो होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। कंप्यूटर जी आंसर दिखाया जाए। गुड। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं। ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है जान जाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एक वो टेम्परेचर प्रेशर होता है जहां पर हमारी बॉडी कंफर्टेबली सर्वाइव करती है, या फिर आप इसे न्यूमेरिकली बता सकते हो कि 1 बार प्रेशर एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 293
डिग्री केल्विन भी कह सकते हो। अगर टेम्परेचर आपको कहीं पे अवेलेबल होता है तो उसे हम NTP कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर हमें दीजिए। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, बट ऑप्शंस अच्छे नहीं थे इसलिए आपको क्वेश्चन में कुछ दम नहीं दिखाई देगा। देखो क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं ही हो सकता क्योंकि ये आइस और वाटर के लिए नहीं होता। हेटेरोजीनियस लिखा हुआ है, अगर होमोजीनियस भी हो जाता ना तो क्वेश्चन में मजा आ जाता, जबरदस्त क्वेश्चन हो जाता, लेकिन इसमें है ही नहीं तो इसका आंसर हेटेरोजीनियस है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आइस एंड वाटर की जगह अगर आपको कोई भी चीज दिखाई दे तो आप यहां पे याद रखना, अगर सेम मटेरियल हो, अगर सेम मटेरियल हो लेकिन फेस चेंज हो, फेस चेंज हो, फेस चेंज कहने का मतलब लिक्विड प्लस गैस या फिर लिक्विड प्लस सॉलिड, समझ रहे हो, सॉलिड, कुछ भी अगर ऐसी चीजें आपको दिखाई देना तो आप ये समझ जाना कि ये हेटेरोजीनियस होगा। अगर दो फेस की बात कर रहा तो हेटेरोजीनियस, अगर सेम फेस की और सेम मटेरियल की बात, सेम मटेरियल नहीं लेकिन अगर फेस सेम है और जो मिक्सचर सेम हो सकता है वो होमोजीनियस मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका आंसर तो दिखा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। When neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of the system, it is called, देखने की भी जरूरत नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये आप सभी को पता है, कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, याद करो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ की बात की थी और इसने बॉयल्स लॉ के बारे में पूछ लिया है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 1% देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम इज, वेरी नाइस। बॉयल्स लॉ की बात किया है। अब देखो अपन ने क्या सीखा था, एक प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट था चार्ल्स साहब और टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट थे बॉयल साहब, समझ रहे हो। तो अब देखो अगर इसने बोला है बॉयल साहब की बात की है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या मैं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट कह सकता हूँ? अगर मैंने PV इक्वल्स टू कांस्टेंट किया है तो क्या मैं P1V1 इक्वल्स टू P2V2 कर सकता हूँ? समझते जाना, आपको समझाने के लिए, वैसे मैंने तो आंसर देख के बता दिया, इसका आंसर बी होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। ठीक है, बहुत ईजी है, बस समझते जाओ। P1V1 इक्वल्स टू P2V2 होगा। देखो इसी से आगे बढ़ते हैं, इसी से आगे बढ़ के दिखा रहा हूँ। देखो P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब देखो P2 के बारे में क्या कह रहा है कि प्रेशर को 1% से इंक्रीज किया है। तो अगर मैं मान लूँ कि प्रेशर हमारा P1 मतलब 1 था, 1% से इंक्रीज करोगे तो 1.01 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो P1V1 इक्वल्स टू 1.01 P1V2 लिख सकता हूँ मैं, है ना। क्यों? क्योंकि 1 एक था 1 और उसको आपने 1% से किया तो 1.01 हो जाएगा। अब देखो P1 से P1 काट दो तो V1 की वैल्यू क्या मिल गई? 1.01 V2। अब उसने क्या बोला है, आपको बताना है परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। परसेंटेज डिक्रीज की बात कर रहा है तो आप क्या लोगे? V2 माइनस V1 अपॉन V1, समझ रहे हो, V2 माइनस V1 अपॉन V1। अब देखो वैल्यू रख दो, V2 की वैल्यू V2, समझ रहे हो, V2 की वैल्यू V2 नहीं यार V1 माइनस V2 होगा, परसेंटेज चेंज की बात है ना। V1 माइनस V2, V1 की वैल्यू 1.01 V2 माइनस V2 अपॉन V1 है 1.01 V2। ये बात समझ आई। अब देखो V2 सबसे कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 1.01 माइनस 1 अपॉन 1.01 V2 बाई V2, ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसको करोगे तो इसका आंसर का क्या आएगा? देखो 0.1 अपॉन 1.01। ये वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, इसे परसेंटेज में बदलना है, क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1 को, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो या फिर इसको इसमें रखना चाहते हो वैल्यू, तो क्या मैं इसको 100 बटा
101 लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, 2 बार मल्टीप्लाई, 2 0 का यहाँ किया, 2 0 यहाँ पे किए, तो क्या मैं इसे 100/101 लिख सकता हूँ? मुझे 100/101 कहाँ दिखाई दिया? ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए मैंने आंसर ये लगा दिया। समझ में आया? बस ये था इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको आप एकदम से कैसे कर सकते हो? आपको सीधा सीधा देखना है परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, 1% का हो रहा है, तो वॉल्यूम में डिक्रीज अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से कर देना, P1 V1 = P2 V2 से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? लो जी, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी नहीं हो सकती, इसलिए आंसर क्या होगा? एंथैल्पी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कह रहा है वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट्स डिपेंड्स ऑन। वर्क डन की बात किया है, वो भी किसकी? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूं तो P1 V1 P2 V2 ये सारी चीजें तो दी हुई हैं। डिपेंड्स किस में कर रहा है? डिपेंड्स कर रहा है गामा में। गामा में अब गामा 1.4 है या 1.39 है या 1.38 है, ये वैल्यू क्या डिसाइड करता है? ये वैल्यू डिसाइड करता है जब एक प्रोसेस कैसी जा रही है, फास्ट है, स्लो है, बहुत स्लो है, हो ही नहीं सकती, फास्ट है, वेरी फास्ट है, वेरी वेरी फास्ट है। अगर ऐसी वाली बात करते हैं तो गामा पे डिपेंड कर रहा है। और गामा क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है? पर्टिकुलर प्रोसेस पे। तो अगर कोई भी एडियाबेटिक वर्क डन निकल रहा है तो वो किस पे डिफाइन करेगा? वो करेगा एडियाबेटिक प्रोसेस पे। तो इसका आंसर पर्टिकुलर एडियाबेटिक प्रोसेस ही होना चाहिए, और भी मुझे आंसर नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल पहले बोल दिया, रिवर्सिबल बाद में बोल रहा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में गामा -1 की जगह n-1 कर देते हो, बस इतना करना होता है और आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा सही होगा? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ओके, देखो जब भी कभी इस तरह की चीज़ें आए तो आप इससे एंथैल्पी एंट्रोपी तो निकाल नहीं सकते। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट आपको इससे तो पता चल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एन डिफाइन होता है। तो अब आप क्या करोगे? आपको ये वर्क डन की वैल्यू पता है, और वर्क डन को फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप हीट भी बोल सकते हो, याद करो। तो अगर हीट बोल सकते हैं तो क्या मैं इसमें सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस कह सकता हूँ? क्योंकि वर्क डन हो रहा है, अगर वर्क डन हो रहा है तो हीट ट्रांसफर जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका आंसर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेंज इन एंथैल्पी इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड इन द रिवर्स इफ रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट। भाई साहब, चेंज इन एंथैल्पी कब होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे। ऑप्शन नंबर ए, मैंने 3 ऑप्शन देखने ही नहीं भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मतलब याद ही है, रट गया है। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार आरआरबी में, मतलब आप सोच रहे हो। कई लोगों ने बोला सर कंपटीशन टफ होगा। जी हाँ, बिल्कुल कंपटीशन टफ होगा, बट अगर आपको चीजें बन रही हैं तो कोई कंपटीशन टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। आपको बस सॉल्व करना है, चीजें देखनी है और फटाफट आंसर निकालना है। आप देख रहे हो अप्रोच कितनी है, हीट एंड वर्क पढ़ना ही नहीं, हमें पता पाथ फंक्शन होता है भाई साहब, करके बैठे हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है आरआरबी जेई के लिए, मतलब बहुत ईजी हो जाएगा यार। देख रहा हूँ, मतलब एक ऑप्शन भी अगर आपको बन रहा है, एक चीज भी आपने पढ़ी है, कभी भी पढ़ी है, और पढ़ो तो बोल बोल कर पढ़ो। जितना बोल कर पढ़ोगे उतना ज्यादा मजा आएगा और उतने अच्छे से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मतलब अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि आपको क्वेश्चंस में डिफिकल्टी हुई होगी अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डीप में जाकर के बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 अंडर कांस्टेंट प्रेशर इज लो। कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन पूछ रहा है भाई साहब। वर्क डन की तो हमने सीरीज लगा दी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, आइसोथर्मल, कितनी सारी चीजें। और इनमें से मुझे आंसर देख करके दिख गया कि ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, PdV वर्क डन होता है। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो इसका वर्क डन क्या होता है? PdV, PV2 माइनस V1।
ये है आपका वर्क डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर रहा और वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की जब मैंने बात की तो प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉइंट फंक्शन। और अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट फंक्शन नहीं लग रहा है तो आप तुरंत उसको टिक करना और आगे बढ़ जाना। टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम पॉइंट फंक्शन, हीट ना 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 ना, हीट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन अ बाउंड्री फिनोमेना, सो इट इज अ पाथ फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, जल्दी से क्वेश्चन चेंज किया जाए। अच्छा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन क्वांटिटी। देखो पाथ फंक्शन की बात की, अब इसमें देखो टेम्परेचर, वर्क डन, प्रेशर, एंथैल्पी, वर्क डन इज आंसर। यार बाउंड्री फिनोमेना है, पाथ फंक्शन तो हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए। वेरी नाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेस द रिलेशनशिप बिटवीन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या है, फर्स्ट लॉ। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क है, लेकिन इंटरनल एनर्जी के लिए इसने बात नहीं की, ऑप्शन ए नहीं होगा। हीट एंड वर्क एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। वेरी नाइस, इंटरनल प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी। अब बाकी मुझे देखना नहीं, मुझे ऑप्शन नंबर बी मिल गया तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही बढ़ना है फटाफट, आपको आंसर मिले आगे बढ़ जाओ। यार बनता है तो फिर क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सी और डी देख करके, सीधा ऑप्शन नंबर बी देखो, बन के आगे बढ़ जा मेरे भाई। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। मैंने आपको पहले बताया है फ्री एक्सपांशन के केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जीरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे ये रहा और वो कह रहा है स्ट्रेन एनर्जी। लीजिए अब 100 आ गए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 20 क्वेश्चन अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के किए। आप बताना थर्मो में आपसे कितने बने। अब स्ट्रेंथ कीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस में देखते हैं कि आपकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी अच्छी है। स्ट्रेन एनर्जी का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया है तो पहले जाकर के लेक्चर लेना। क्यों, क्योंकि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से आप लोगों को स्ट्रेन एनर्जी समझाई है। ऑल दो स्ट्रेन एनर्जी इज अ टफ कॉन्सेप्ट, बट उसके बाद भी जिस तरीके से आप लोगों के मेल्स आए, जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट्स दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप लोगों को वो लेक्चर पसंद आया है और बहुत ईजी तरीके से आपको समझ आया है। तो जिसको भी स्ट्रेन एनर्जी नहीं समझ आया वो लेक्चर ज़रूर देखना। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यही वाला, कंप्यूटर जी चेंज मत करिएगा, यही क्वेश्चन है। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। ऑल दो आपने आंसर दिखाई दिया है तो कोई बात नहीं, आंसर है इसका रेजिलियंस। लेकिन मैं आपको बता दूं इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैंने रेजिलियंस के बारे में भी बताया है, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में भी बताया है। रेजिलियंस क्या होती है, इलास्टिक लिमिट तक आप स्ट्रेस स्ट्रेन का जब ग्राफ बनाते हो तो इलास्टिक लिमिट तक जब आप किसी भी मटेरियल को एलोंगेट करते हो, उस लिमिट तक अगर वो स्ट्रेन एनर्जी उसको वापस लाने की कोशिश करती है, अगर उसमें एक्सटर्नल लोडिंग में भी एनर्जी है जो उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है इलास्टिक लिमिट तक, उस एनर्जी को हम रेजिलियंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रूफ रेजिलियंस इन अ मेंबर इज स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी इज। वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं 80% लोग इसका आंसर गलत देंगे और ऑप्शन भी बता देता हूं। कॉमन रॉन्ग आंसर होगा ए, पर यूनिट वॉल्यूम का। ठीक है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ पे तो मत ही जाना, पर यूनिट वॉल्यूम एंड इन होल वॉल्यूम में देखना। तो मैं आपको बता दूं दो चीजें हैं, एक है प्रूफ रेजिलियंस और एक है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। हाँ अब बच्चों को समझ में आया होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। देखो बच्चों, प्रूफ रेजिलियंस एक ऐसा रेजिलियंस है जो किसी भी मटेरियल के पूरे वॉल्यूम में मिलता है। सारे वॉल्यूम को अगर आप कवर कर दो तो उसमें मिलने वाले रेजिलियंस को हम प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा इन होल वॉल्यूम। आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर बी भी बता दो, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है मेरे लाल वो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सॉरी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये तो ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है। रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज
मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रहा है? गुड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है रेजिलियंस ऑफ अ मटेरियल इज कंसीडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। देखो, रेजिलियंस के बारे में आपको जितने भी डाउट थे ना, वो सारे के सारे इस सेशन से दूर हो जाएंगे। रेजिलियंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी की बात की, स्ट्रेन एनर्जी किसकी वजह से आती है? जब आप लोड लगाते हो, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाते हो। जब आप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाते हो तो उसमें भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्रेजुअली अप्लाइड लोड नहीं मिलेगा तो आपको पता है क्या देखना है? आपको देखना है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉक लोडिंग। रेजिलियंस की अगर बात करें तो इसमें पता है क्या आता है? शॉक लोडिंग। आपको बता दूं क्यों? क्योंकि ये टफनेस को बताता है, और ये जो टफनेस है, ये टफनेस सीधा सीधा रेजिलियंस से कनेक्टेड है, और यही टफनेस शॉक लोडिंग से कनेक्टेड है। तो याद रखना, रेजिलियंस टफनेस को बताता है और टफनेस शॉक लोडिंग से कनेक्टेड है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 24, जिसमें कह रहा है द एबिलिटी टू अ टूल मटेरियल टू रेजिस्ट शॉक फॉर इम्पैक्ट फोर्सेस इज नोन एज। इसका आंसर तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और उसका आंसर है टफनेस। तो आंसर होगा आपका बी, दैट इज टफनेस। कंप्यूटर जी आंसर दिखाया जाए। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। इसके बारे में शायद मुझे बताने की जरूरत भी ना पड़े, इसके बारे में आपको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं हो सकता। बल्क मॉडुलस का भी पता है, बल्क मॉडुलस आपका डायमेंशनलेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि बल्क मॉडुलस होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, स्ट्रेन की वैल्यू नहीं आती है। शियर मॉडुलस भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा? अब आपके पास बचा पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? चेंज इन लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, तो पॉइजन्स रेशियो डायमेंशनलेस होगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। परसेंटेज इलॉन्गेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्रीप नहीं होगा, ठीक है। बी सी डी में आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप लोग अपने आंसर देना, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखो, मैलिएबिलिटी के लिए बता दो, मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेंसाइल के लिए नहीं, कंप्रेसिव के लिए यूज होती है। किनारे हो गई। अब क्या बचा? डक्टिलिटी और इलास्टिसिटी इन द मेटल। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए। परसेंटेज इलॉन्गेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट? डक्टिलिटी या इलास्टिसिटी इन द मटेरियल। ऑप्शन बताइए, कंप्यूटर जी आंसर दीजिए। आपका आंसर जो भी आया है वो मुझे बताना, और इसका आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन है पॉइजन्स रेशियो इज यूज्ड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको बता दूं पॉइजन्स रेशियो कैसा होता है। पॉइजन्स रेशियो आप वॉल्यूमेट्रिक भी निकालते हो, जिसमें 3 डायमेंशनल होता है, और आप 2 डायमेंशनल भी निकालते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ 2 एंड 3 डायमेंशनल। क्यों? देखो, कई बार आप जब निकालते हो पॉइजन्स रेशियो, यहाँ पे आपने P लगाया, यहाँ पे आपने P लगाया, तो जो चेंज इन लेंथ थी वो तो चेंज होगी, जो चेंज इन लेंथ थी वो तो चेंज होगी। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, जब आपने इसको चेंज किया, तो बाकी सारी चीज़ें पतली होंगी ना। अगर पतली होंगी तो वो डायमेंशन चेंज होगा। ठीक है, सिलेंडर का एग्जांपल ले ले मेरे भाई, ये ले, लेंथ और डायमीटर पे खेलेंगे, 2 डायमेंशनल हो गया। अगर आपने 3 डायमेंशन ले लिए तो 3 डायमेंशन में खेलेगा। अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा, च्युइंगम खाते हो, च्युइंगम खा के कभी मुंह से खींचा इस तरीके से, जैसे ही खींचते हैं तो पतला होता जाता है ना, मतलब लेंथ बढ़ रही है तो उसकी थिकनेस कम हो रही है, विड्थ कम हो रही है। यही है पॉइजन्स रेशियो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 2 एंड 3 डायमेंशनल। वेरी नाइस। चलिए अब इस सीरीज का अभी का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और वो है हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी काफ़ी सारे आंसर गलत होने की संभावना होती है। देखो क्वेश्चन ईजी है,
आंसर गलत हो जाते हैं, इसलिए पेपर थोड़ा टफ होता है। यील्ड पॉइंट नहीं होगा, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा। दो ही ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो है बी और डी, इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट। आप लोग हमेशा याद रखना हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो बताता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ना कि इलास्टिक लिमिट। ऑल्दो वो प्रोपोर्शनल लिमिट भी इलास्टिसिटी पे ही आती है, इलास्टिक लिमिट के अंदर आती है, बट मोर प्रिसाइजली अगर मुझे आंसर लगाना होगा तो मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊंगा। अगर ये नहीं होगा ना, अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो इलास्टिक लिमिट लगाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पास ये ऑप्शन है तो फिर मैं इलास्टिक लिमिट नहीं लगाऊंगा, मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊंगा। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए। अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चंस इजी है तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं या मॉडरेट लेवल के हैं तो थोड़ा सा और मेहनत करो और कॉन्सेप्ट जनरेट करो। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, आप लोगों के पास लेकर के आऊँगा, जिससे आप उन्हें सॉल्व करें, अपना कॉन्फिडेंस बनाएं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सेशन कैसा लगा, आप लोगों को कितने क्वेश्चन बने, कितने में तकलीफ आई, कौन सा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं बना, वो सारी चीज़ें बताना और वो सब कुछ हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको अपनी मेल आईडी फिर से बता दे रहा हूँ। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो जो आप सबके सामने नहीं बता पा रहे हो, आप मुझे मेल कर देना। मैं आपको 24 आवर्स के अंदर आंसर ज़रूर करूँगा। मेरी ईमेल आईडी है shivam.gupta@adda247.com। जब भी आप कभी मुझे इसमें मेल करोगे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जितने भी बच्चे मुझे मेल करते हैं उन्हें पता ही होगा कि बहुत ही जल्दी मैं रिप्लाई देता हूँ, इवन उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर करके देता हूँ। तो आपको इसके रिप्लाईज में आंसर तो ज़रूर मिलेंगे, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट हाँ यार रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछना, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सर और कैसे हो। कई लोग हैं जो मेरी पर्सनल भी बहुत तारीफ़ करते हैं, मेल करके तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि आप मुझे मोटिवेट करते हो और भी इस तरीके के लेक्चर्स बनाने के लिए। और अच्छा लगता है जब आप लोगों की तरफ से भी मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। तो बस इसी के साथ आज अपन लेक्चर इसको कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद अपन मिलेंगे कल ही आगे और इसी तरीके के कई सारे वीडियोस लाएंगे। इसके अलावा CBT 2 की प्रिपरेशन चालू हो गई है सभी लोगों की, और हम लोगों ने एक मिशन रखा है कि मिशन CBT 2 इस बार इस मिशन में हमें सिलेक्शन लेके रहना है। सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप क्वेश्चंस लीजिए, आप थ्योरी लीजिए, बस आपको सिलेक्शन लेना है। आप सिलेक्शन के लिए करिए, इस बार के मिशन को हमें साथ मिल करके पूरा करना है। तो दोस्तों बस यही आपसे उम्मीद है, और आपको मुझसे जितनी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जो भी चीज़ें आपको मुझसे चाहिए, आप बस मांगो मांगो मांगो, मैं हूँ ना, मैं दूंगा। बस ऐसे ही करते रहते हैं और इसी तरीके से सिलेक्शन लेंगे, फिर उसके बाद एक बढ़िया सी पार्टी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।